नमस्कार साथियों, क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल विभिन्न राज्यों के होते हैं। जैसे एक देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, वैसे ही किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में संविधान लागू होने के बाद, हमारे देश में संविधान लागू हुआ 1950 में। फिर राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकृत हुआ और 1956 को ही राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। इससे पहले राजस्थान में राज्यपाल नहीं थे और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी सरकार जो है उसको 3 भागों में 3 अंग होते हैं उसके, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका उच्च न्यायालय हमने कर लिया है और गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये कार्यपालिका के और व्यवस्थापिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका में अगर देखें तो कार्यपालिका के प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की जो कार्यपालिका है इसके बारे में उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखें राज्यपाल के बारे में। तो अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है, 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर है अनुच्छेद 154 में, 154 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 154 में। 153 में यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में, इसके तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का भी एक समय में बनाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति एक समय में 2 राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है, 2 राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। जब वो 2 राज्यों का राज्यपाल रहता है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। यानी दोनों राज्यपाल का जो वेतन होता है राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो दोनों राज्यों में राष्ट्रपति उनके वेतन को डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों राज्यपाल को वेतन देते हैं। आगे देखते हैं राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, संविधान में किन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है और केवल 2 योग्यताएं बताई गई हैं। पहली है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, और दूसरी है आयु 35 वर्ष या अधिक हो। इससे कम आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं रह सकता, यानी नहीं बन सकता है। इन 2 योग्यताओं का संविधान में उल्लेख किया गया है। आगे है राज्यपाल पद की शर्तें क्या क्या है। अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है, 158 में, कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस रखी गई है। विधानसभा या जो विधानमंडल है उसके
किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी है लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर है तो उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह से अगर वो विधानसभा का सदस्य भी है तो राज्यपाल अगर बनाया जा रहा है तो उसका वो पद रिक्त माना जाएगा। तो पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 158 में। अब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, और नियुक्त होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा, यानी नियुक्ति होती है। एक परंपरा कह सकते हैं, यानी जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो राजस्थान का निवासी वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अदर स्टेट का निवासी होना चाहिए, उस व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। आगे है इनके कार्यकाल के बारे में दिया है अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होते हैं, ये केवल नियुक्त किए जाते हैं। जहां नियुक्त किए जा रहे हैं वहां के जो कार्यपालिका है यानी मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, उनसे राष्ट्रपति परामर्श एक बार कर लेते हैं। तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये समय से पूर्व भी त्याग पत्र दे सकते हैं, और त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इस तरह से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। और इनको हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, तो राज्यपाल के लिए ऐसा लिखा हुआ नहीं है। संविधान इस जगह मौन है, यानी राष्ट्रपति को किस तरह से हटा सकते हैं, राज्यपाल को किस तरह से हटा सकते हैं। स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं। और जैसे राजस्थान के राज्यपाल है, इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है अदर स्टेट में। जितना इनका रिमेनिंग समय रह गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, मान लीजिए 3 वर्ष तक इन्होंने राजस्थान में सेवाएं दी है और रिमेनिंग कार्यकाल रहा है इनका 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए अदर स्टेट में भी इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है शपथ। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और शपथ दिलवाई जाती है हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को इनके पद की शपथ दिलवाते हैं। फिर है इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 158 सब क्लोज 3 में। 158 में पद की शर्तें रखी गई है, कुछ कंडीशंस है, और 158 सब क्लोज 3 में और 3A में इनके वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। इनका वेतन संसद विधि द्वारा तय करती है और समय समय पर इनके वेतन में यानी बढ़ोतरी होती रहती है, संसद के द्वारा किया जाता है। और जब तक ये अपने पद पर हैं, इनके वेतन में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अगर देखते हैं 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपए। इसके अलावा इनको भत्ते दिए जाते हैं और सारी सुविधाएं दी जाती है। और रिटायरमेंट होने के बाद यानी कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद इनको पेंशन की व्यवस्था भी इनके लिए की गई है। फिर है कुछ उन्मुक्तियां हैं
जिनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 361 में। ये उन्मुक्तियां संरक्षण क्या है? जब राज्यपाल अपने पद पे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल है तो उनके विरुद्ध पद पर रहते हुए कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सिविल कार्यवाही कर सकते हैं। अगर सिविल कार्यवाही की जा रही है तो इसके लिए भी 2 महीने पहले राज्यपाल को सूचित करना आवश्यक है। इस तरह से हमने देखा, यानी राज्यपाल पद की जो व्यवस्था की गई है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस रखी गई है, उनके बारे में हमने देखा है। अब देखेंगे हम राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है। अब देखते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां राज्यपाल को मिली हुई है। तो सबसे पहले हम देखें कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या है जो राज्यपाल को मिला हुआ है? अनुच्छेद 154 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। तो सबसे पहले राज्यपाल क्या करते हैं? अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल संविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को संविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त होती है। ये अपने विवेक से उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसमें मंत्री परिषद का परामर्श नहीं लेते हैं। तो संविवेकीय शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी में मंत्री परिषद का परामर्श राज्यपाल लेंगे। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। फिर है अनुच्छेद 164 में नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसकी नियुक्ति करेंगे? राज्य में, जैसे राजस्थान के राज्यपाल है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी विधानसभा में या विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। ये नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री निर्वाचित या मनोनीत नहीं होते हैं। ये एक एमएलए के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं। जनता के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब जो अन्य मंत्री होते हैं, यानी मंत्री परिषद कह सकते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं। महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। फिर है अनुच्छेद 166 में उल्लेख किया गया है कि सभी कार्यों का जो आवंटन किया जाता है, यानी कार्यों विभागों का बंटवारा किया जाता है, ये राज्यपाल, जो भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। यानी विधानमंडल में, किसी भी राज्य के विधानमंडल में कार्य होते हैं वो सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 167 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारियां मांग सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। अब राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं इनके राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। जैसे राजस्थान में राज्य के विश्वविद्यालय है, उनके राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं और उप कुलपतियों की नियुक्ति भी
कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमारे राजस्थान में जौनपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इसके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते हैं। ये लॉ यूनिवर्सिटी है, इस वजह से इसके कुलाधिपति है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बाकी सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अब देखते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में एक और उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। इन राज्यों में राज्यपाल के द्वारा एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड की जगह बिहार था। 94 संविधान संशोधन 2007 के तहत बिहार को हटा के बिहार शब्द हटा दिया गया है और बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ दिया गया है। तो यहाँ जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है। अब देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां। दूसरी है व्यवस्थापिका शक्तियां। व्यवस्थापिका शक्तियों में राज्यपाल को क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले है विधेयक संबंधी। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। धन विधेयक जो विधेयक लाए जाते हैं राज्य की विधानमंडल में, उससे पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेना आवश्यक है। राज्यपाल स्वीकृति के बाद ही वो पास किए जाते हैं, यानी धन विधेयक के लिए तो अनिवार्य रूप से है। फिर है अगर संसद का सत्र राज्य विधान जो मंडल है उसका सत्र नहीं चल रहा है, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश जब राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह तक रहता है और फिर ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रपति को दिया गया है। 1, 2, 3 में इसका उल्लेख राष्ट्रपति के लिए किया गया है। फिर है अनुच्छेद 174 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी बैठक बुला सकते हैं। उस अधिवेशन को स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विधानमंडल है इसके 2 सदन होते हैं, यानी विधानमंडल का गठन कैसे हुआ, किनसे मिलकर विधानमंडल बना हुआ है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया है। विधानमंडल राज्यपाल और अगर 2 सदन है, विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ में ही है, तो इनसे मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। तो विधान परिषद को स्थगित भंग नहीं कर सकते हैं। विधानसभा को जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं इसमें प्रतिनिधि, इस सदन को राज्यपाल भंग कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 174 में। फिर है अनुच्छेद 175 में उल्लेख किया गया है कि राज्य का जो विधानमंडल है वहाँ राज्यपाल यानी उसको संबोधित कर सकते हैं और अपना संदेश भी भेज सकते हैं।
आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आर्टिकल मेंशन किए हैं। अनुच्छेद 176 में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा का जो एक अस्थायी सदन होता है राज्य में, विधानसभा का जैसे ही चुनाव होता है तो चुनाव के बाद सत्र शुरू होता है। उस सत्र की प्रथम बैठक यानी चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होती है उसका संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रति वर्ष जो स्टार्टिंग की मीटिंग होती है, प्रथम बैठक जो होती है, उसको भी संबोधन राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 191 में जो विधानसभा है, विधानमंडल है, इसके सदस्यों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगर कोई सदस्य बन गया है और उसमें अयोग्यता पाई जाती है तो राज्यपाल को अधिकार है कि वो उसकी सदस्यता का अंत कर सकते हैं। यानी लाभ के पद पे पाया जाता है या और कोई अयोग्यता मिल जाती है तो राज्यपाल उसको पद से हटा सकते हैं। ये पावर मिला हुआ है। फिर है अनुच्छेद 333 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य में अगर आंग्ल भारतीय सदस्य चुनकर नहीं आया है, निर्वाचित होकर नहीं आया है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उस राज्य में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ये राज्यपाल को पावर मिला हुआ है। अगर आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर आ गया है तो उस राज्य में आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं आया है तो फिर राज्यपाल वहां आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 171 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल विधान परिषद, जहां विधान परिषद दूसरा सदन है, हमारे राजस्थान में केवल एक सदन है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद जहां है वहां कुल सदस्यों का यानी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब ये सदस्य कौन से फील्ड से होंगे? साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से ये सदस्य चुनकर यानी मनोनीत होकर आएंगे। ये इस फील्ड में एक्सपर्ट्स होने चाहिए। आगे है अनुच्छेद 200 में यानी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित रख लेते हैं। तो अनुच्छेद 200 में उल्लेख किया गया है कि हाईकोर्ट की शक्तियों में अगर कमी की जाती है, विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा विधेयक लाया जाए कि हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी की जा रही है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लेते हैं और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाती है। अनुच्छेद 201 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये हो गए हमारी विधायी या व्यवस्थापिका शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जाता। यानी धन विधेयक अगर लाना है तो उससे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया है। जो नगर पालिकाएं हैं यानी इनका विकास करने के लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये भी राज्यपाल के अंडर में ही आता है। इसके अलावा जैसे संचित निधि होती है, लोक निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, सेंट्रल में भी होती है और स्टेट में भी होती है। तो राज्य की आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण राज्यपाल का होता है, और जब इमरजेंसी होती है यानी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय राज्यपाल आकस्मिक निधि में से पैसा निकाल सकते हैं। फिर है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है, उस समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श अवश्य करते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 217 में। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसी भी जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है या उनको प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। एक शक्ति मिली हुई है क्षमादान की शक्ति, क्षमा कर सकते हैं, यानी अपराध की प्रवृत्ति कैसी है उसके आधार पे राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है, क्षमा कर सकते हैं, जो सजा है उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी अपराध किस बेस पे है इसके आधार पे इनको ये पावर्स मिले हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा इन शक्तियों के अलावा कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां, इनके अलावा राज्यपाल को संविवेकीय शक्तियां भी मिली हुई है। तो संविवेकीय शक्तियों में ये अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। जैसे राज्य की जो विधानसभा है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वहां राज्यपाल सब विवेक से किसी भी सदन को आमंत्रित, यानी जो अधिक बहुमत वाला है उसको आमंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ राज्यों में राज्यपाल को सब विवेक की अधिक शक्तियां मिली हुई है।